Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine and following these lectures. तो आप लोगों की अटेंडेंस को इंश्योर करने के लिए एक लिंक जनरेट किया गया है जो कि कमेंट्स बॉक्स में मौजूद है। तो इस लेक्चर के एंड होते ही आप काइंडली उस लिंक को ओपन करें और उसमें अपना नेम एंड रोल नंबर एंटर करें ताकि हमें आपकी अटेंडेंस मिलती रहे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है ये आपके सेकेंड यूनिट से है, दैट इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास हैं डिफॉर्मिटीज़ ऑफ स्केलेटन। ठीक है कि हमारा जो स्केलेटन है, हमारी जो हड्डियां हैं, उसके अंदर किस किस्म की डिफॉर्मिटीज़ आ सकती हैं या उसके अंदर किस किस्म की ऐसी चेंजेस आ सकती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो इसमें देखें नंबर 1 हमारे पास जेनेटिक कॉज है इसका, फिर नेक्स्ट हार्मोनल, न्यूट्रिशनल कॉज, डिस्क स्लिप, स्पॉन्डिलोसिस, शटिका एंड आर्थराइटिस। ठीक है, तो इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अब इसमें देखें नंबर 1 हमारे पास है इसका जेनेटिक कॉज में से फर्स्ट वन इज़ क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है जी, तो क्लेफ्ट पैलेट जो है ये हमारे पास जेनेटिक डिजीज़ है। जेनेटिक का मतलब ये है कि समवेयर उसके जीन्स में, उनके एंसेस्टर्स में कहीं ये डिज़ीज़ मौजूद थी, तो जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र होती गई, तो ये किसी बेबी में ये शो हो जाती है। तो क्लेफ्ट पैलेट बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास जो है क्लेफ्ट पैलेट इज़ एन ओपनिंग या स्प्लिट इन द रूफ ऑफ माउथ। ठीक है ना, पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट बेसिकली कहते हैं तालू को। ठीक है, जो हमारे माउथ की में अंदर ओरल कैविटी होती है, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्लेफ्ट पैलेट का क्या रोल है कि वो हमारी नेज़ल कैविटी को हमारी ओरल कैविटी से सेपरेट करता है, ताकि जब हम खुराक इनहेल कर रहे हों तो वो जो खुराक है वो हमारे लंग्स में या हमारी सांस की नाली में ना चली जाए। तो क्लेफ्ट पैलेट में हमारे पास क्या होता है, जो पैलेट होता है यानी कि जो तालू होता है, उसकी जो ओपनिंग है ना वो स्प्लिट रहती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो फ्यूज़ नहीं हो पाती वो टिश्यूज़, जिसकी वजह से क्या होती है, ओपनिंग रह जाती है। और जब भी वो बेबी जो है खुराक इनहेल करता है तो बजाय खुराक की नाली में जाने के वो किस में चली जाती है, सांस की नाली में चली जाती है, जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड जेनेटिक डिजीज़ है दैट इज़ माइक्रोसेफेली। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और सेफेली का मतलब होता है हेड। तो देखें सारा डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये इसमें जो है हेड की डेवलपमेंट प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। ठीक है, इसमें स्मॉलनेस ऑफ हेड आ जाती है और ये हमारे पास कंजेंशियल डिजीज़ है। और इसमें ना सिर्फ हेड का साइज़ छोटा होता है बल्कि ब्रेन की भी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ उसके सिम्टम दिखाए हुए हैं माइक्रोसेफेली के, ये हमारे पास जो है, तो ये आप देख सकते हैं इसका जो फोर हेड है वो बहुत स्मॉल होता है। उसके बाद हाइपर एक्टिविटी होती है इसके अंदर। ठीक है, और उसके अलावा फेशियल डिस्टॉर्शन होती है, फेस भी उसका, उस बेबी का कोई इतना क्लियर नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, एंड डिलेज इन स्पीच एंड मूवमेंट, वो प्रॉपर्ली जो है बोल भी नहीं सकता। उसके अलावा जो है इसके अंदर जो ड्वार्फिज़म आ जाती है। ठीक है, ड्वार्फिज़म मीन कि उसका जो हाइट है वो बढ़ नहीं सकती। तो इस तरह जो है उसके अंदर मतलब बॉडी के अंदर भी बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं इस माइक्रोसेफेली की वजह से। तो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास आर्थराइटिस, या इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस इसकी एक टाइप है। तो आर्थराइटिस जो है बेसिकली ये बोन्स से रिलेटेड वो तमाम बीमारियां हैं जिसके अंदर बोन्स की इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन कहते हैं हड्डियों का सूज जाना या डिजनरेट हो जाना। ठीक है ना, हड्डियों का टूट जाना या उसके अंदर डेपोजिशन हो जाना। तो इससे क्या हो जाता है, इसकी कलेक्टिवली ओवरऑल जितनी भी इसमें 100 टाइप्स की डिजीज़ हैं उन सबको हम एक ही नाम में रखते हैं, दैट इज़ आर्थराइटिस। सेकेंड वन हमारे पास है हार्मोनल डिफॉर्मिटीज़। ठीक है, कि अगर कभी जो है एज के साथ साथ हमारे अंदर हार्मोन्स की ज़ाहिर बात है कमी बेशी होती रहती है, तो वो हार्मोन्स जो हैं वो भी हमारी बोन्स के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो हार्मोनल डिफॉर्मिटीज़ में देखें हम जिसमें डिस्कस करते हैं अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स बोन एंड पोरोसिस का मतलब होता है उसके अंदर पोर्स बन जाना या उसका घुलना शुरू हो जाना, हड्डियाँ जो हैं उसके अंदर जो हमारे अहम एलिमेंट्स होते हैं उनका कम हो जाना शुरू हो जाना। ठीक है, तो इसमें देखें कि डेपोजिशन ऑफ बोन्स अकर, और इसकी वजह हमारे पास क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है ये स्पेसिफिकली फीमेल से रिलेटेड है। तो जब उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है तो एस्ट्रोजन की जो लेवल है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
तो जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उसकी जो हड्डियाँ हैं ना वो भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वीक होना शुरू हो जाती हैं। और इससे क्या हो जाता है, उसके अंदर जो वेट बेरिंग स्पेशली जो बोन, ऐसी बोन जिस पे हमारी बॉडी का वज़न पड़ता है, वो हड्डियाँ क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। इसकी वजह पुअर डाइट भी हो सकती है, और मोस्टली जो ये हमारे पास डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, इट अकर्स इन एज्ड वुमन, ठीक है। तो अब ये देखिए डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ये देखें बिल्कुल ये वाली बोन क्लियर है, हमारे पास हेल्दी बोन है, और यहाँ पे देखें इन दोनों के पोर्स में बड़ा डिफरेंस है। ये आपको बिल्कुल स्पंजी बोन नज़र आ रही है, और यहाँ आप अगर चेक करें ऑस्टियोपोरोसिस वाली साइड पे, तो यहाँ पे जो है इसके हड्डियों में खला आना शुरू हो गया, स्पेसिस पैदा होना शुरू हो गई हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूट्रिशनल डिफॉर्मिटीज़ या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, कि अगर खुराक में किसी किस्म की कमी हो तो उसकी वजह से हड्डियों पे क्या असर होता है। तो इसके हवाले से दो किस्म की हमारे पास डिजीज़ सामने आई हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑस्टियोमेल्शिया एंड सेकंड इज़ रिकेट्स। तो ये ऑस्टियोमेल्शिया जो है ये स्पेसिफिकली एडल्ट्स की डिजीज़ है, और रिकेट्स जो है ये चाइल्डहुड में होती है। तो ऑस्टियोमेल्शिया में देखें कि कैल्शियम साल्ट्स आर नॉट डिपॉजिट, कि हम जो है बाज़ औक़ात अपनी खुराक में कैल्शियम जो है वो प्रॉपरली नहीं ले रहे होते, तो उससे क्या होता है कि हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, बोन्स बिकम सॉफ्ट, ठीक है, नरम हो जाती हैं बोन्स। कैल्शियम का काम एक्चुअली हमारी हड्डियों को सख्त करना है, मज़बूत बनाना है, उसको रिजिड करना है, ठीक है। तो जब कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो पाता तो हड्डियाँ आहिस्ता आहिस्ता क्या होती हैं, सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, फिर वो उनके अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। अगर एक पेशेंट का वेट ज़्यादा हो जाए तो ये और मसला क्रिएट कर देता है, तो उसको चलने फिरने में बड़ा मसला होता है। एंड वेट बेरिंग बोन्स बिकम डीफॉर्म। वेट बेरिंग बोन्स अब हमारी कौन सी हैं, इसमें स्पेसिफिकली हमारे नीज़ की बात हो रही है, हमारे घुटने, क्योंकि हमारी बॉडी का पूरा वेट उस पर होता है। नीज़ हो गया, उसके बाद एंकल्स हो गए, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, हड्डियाँ डीफॉर्म हो जाती हैं, और जो है उसके अंदर स्वेलिंग शुरू हो जाती है। और जो सेकंड डिजीज़ हमारे पास डिस्कस की गई है दैट इज़ रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये बच्चों में देखा गया है। उसके अंदर क्या होती है, उनकी जो लेग्स हैं वो बोर्ड होते हैं। बोर्ड लेग्स मीन के वो स्ट्रेट नहीं रहती, बल्कि वो क्या हो जाती हैं, कर्व शेप में चली जाती हैं, और बाज़ औक़ात उनकी पेल्विस जो हिप बोन होती है वो भी सेम एज़ जो है वो क्या हो जाती है, बो कंडीशन में आ जाती है। तो इससे क्या हो जाता है कि बच्चों के अंदर चलने फिरने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो इसकी वजह हमारे पास क्या होती है, लैक ऑफ विटामिन डी, ठीक है ना। स्पेसिफिकली अगर उस बच्चों में विटामिन डी की कमी हो, ठीक है, तो इसको हम ट्रीटमेंट इसके किस तरह कर सकते हैं। तो डॉक्टर मोस्टली यही कहते हैं कि जो सनलाइट है उसमें आप एक्सपोज रखें, क्योंकि सनलाइट हमारे पास जो है विटामिन डी का बहुत बड़ा सोर्स है। लेकिन सनलाइट भी कौन सी, जो अर्ली इन मॉर्निंग में होती है, ठीक है, जैसे फजर की नमाज के बाद जो है सूरज की पहली शुआएं निकलती हैं, तो वो हमारे पास जो है विटामिन डी से भरपूर होती हैं। तो वैसे भी हमें चाहिए कि अडल्ट्स को भी उस टाइम ही वॉक करने के लिए बाहर जाना चाहिए, ताकि वो रेज़ आपकी बोन जो है वो एब्जॉर्ब कर लें, और उनके अंदर विटामिन डी जो है वो उनकी कमी पूरी हो सके। और उसी तरह बच्चों को भी जो है अर्ली इन मॉर्निंग अगर आप सनलाइट में एक्सपोज कराते हैं तो उससे क्या होता है, उनके अंदर विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक डिज़ीज़, इसको हम नाम देते हैं डिस्क स्लिप का। वेरी पेनफुल डिज़ीज़ है ये बोन्स के हवाले से। तो ये हमारे पास जो डिस्क स्लिप है ना, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे रिलेटेड है। तो एक्चुअली हमारे जो वर्टिब्री होती है ना, एक वर्टिब्री और दूसरी वर्टिब्री के दरमियान एक डिस्क रखी होती है, एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कुशन होता है ना हमारे पास घरों में, तो उसी तरह कुशन लाइक स्ट्रक्चर रखा हुआ है कुदरत ने। तो उसका क्या रोल है कि जब भी हम मूवमेंट करते हैं, उठते बैठते सोते जागते, तो जो प्रेशर आता है ना हमारी वर्टिब्री पर, वो प्रेशर जो है वो डिस्क जो है वो अपने ऊपर ले लेती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नॉर्मल मूवमेंट रहती है। तो डिस्क स्लिप क्या होता है हमारे पास के, स्लिप डिस्क इज़ व्हेन सॉफ्ट कुशन ऑफ टिश्यूज बिटवीन बोन्स इन योर स्पाइन्स पुश आउट। तो इसमें बाज़ औक़ात क्या होता है, अगर हम बहुत कोई वेट उठा रहे हैं या हम तेज़ी से झुके हैं, तो वो जो दोनों वर्टिब्री के दरमियान वो जो डिस्क रखी हैं वो कभी कभार क्या हो जाती है, स्लिप आउट हो जाती है। तो इट्स वेरी पेनफुल एंड इट प्रेस ऑन नर्व्स। तो जैसे ही वो कुशन लाइक स्ट्रक्चर हमारी वर्टिब्री के दरमियान से निकलता है, तो डायरेक्ट जो है प्रेशर फिर किस पर आ जाते हैं, हमारी नर्व्स पे आ जाता है, और इससे एक शदीद किस्म का पेन होता है। तो अगर हम इसमें इस डिस्क का स्ट्रक्चर देखें, तो इसमें देखें कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल मीन कि दो वर्टिब्री के दरमियान जो डिस्क मौजूद है, उसका जो आउटर रिंग है उसको हम फिब्रोसिस कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा रिजिड होता है, और
जो है उसके जो हमारे पास द एनुलस फिब्रोसिस विच सराउंड द इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस पल्पोसिस। ठीक है, तो जो फिब्रस रिंग होता है उस रिंग के दो हिस्से होते हैं, बार बार इसे को हम एनुलस फिब्रोसिस कहते हैं, जो कि हार्ड होता है और इसने सराउंड किया होता है इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर को, जिसको हम न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं। और यही जेल लाइक स्ट्रक्चर ही एक्चुअली जो है हमारे पास क्या होता है, हमारे प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यही स्ट्रक्चर अगर जो है वो स्लिप हो जाए तो इसको हम बीमारी को हम क्या नाम देते हैं, डिस्क स्लिप का। तो ये देखें, ये आपको दिखाया गया हमारे पास एक वर्टिब्रल कॉलम। तो आप देख सकते हैं कि ये तो बाकी तो नॉर्मल है, जहाँ एरो शो कर रहा है तो वो डिस्क क्या हो रही है, थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी के बाहर आ गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिस्क स्लिप हो गई है इस एरिया से, जिसको हम हेरिनेटेड डिस्क भी कहते हैं। तो इसमें देखें कि हेरिनेटेड डिस्क में अकर बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल डिजनरेशन ऑफ डिस्क या फ्रॉम एन इंजरी लाइक स्लिप या फॉल या कार एक्सीडेंट। तो वो कहते हैं डिस्क स्लिप कब हो सकती है, या तो वो डिस्क आहिस्ता आहिस्ता डिजनरेट हो रही थी पहले से ही, फिर वो स्लिप आउट हो गई, या फिर कोई इंजरी हो गई या कोई कार एक्सीडेंट हो गया। एंड रेपिटेटिव ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एक्टिविटीज़ में लीड टू डिस्क डिजनरेशन। तो कहते हैं अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी में जिससे आपकी बॉडी आपको बार बार ट्विस्ट कर रहे हैं, या आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो उससे क्या हो सकती है, आपकी डिस्क जो है वो स्लिप हो जाती है। एंड पुअर पोस्चर वाइल लिफ्टिंग कैन कॉज डिस्क डैमेज। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कोई ऐसा वज़न उठा रहे हैं लेकिन हमने अपने पोस्चर को सही नहीं रखा, अपनी बॉडी को सही नहीं रखा, तो जैसे ही हम किसी वज़न को उठा के लिफ्ट करेंगे तो इससे क्या हो सकती है, डिस्क स्लिप हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है काफ़ी पेनफुल प्रोसीजर होता है, ये मैकेनिज़्म ऑफ डिस्क स्लिप में। तो सेकंड हमारे पास डिजीज़ है स्पॉन्डिलोसिस। ठीक है ना, तो स्पॉन्डिलोसिस में क्या होता है, इसके अंदर कभी कभार हमारे जो वर्टिब्रल जॉइंट्स हैं उनके अंदर या तो इमोबिलिटी आ जाती है, यानी कि वो मूव करना बंद कर देते हैं, अकड़ जाती हैं हड्डियाँ, या फिर वो क्या हो जाते हैं, आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं वर्टिब्री। तो इससे क्या हो जाती है, शदीद किस्म की स्वेलिंग और पेन होती है, और इससे क्या हो जाता है, उठना बैठना चलना फिरना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये देख लें हमारे पास जो है लंबर स्पाइन है, वो यहाँ पे रेड कलर की जो है आपको स्वेलिंग बताई हुई है कि वो डिस्क वो आपस में क्या हो गए, इमोबाइल हो गए हैं। ठीक है, या फिर क्या हो जाते हैं, वो उनकी फ्यूजन हो जाती है। जब ये फ्यूज़ होते हैं तो उनके अंदर नर्व जो है वो देखें यहाँ की क्या हो जाती है, उसके अंदर पिंच हो जाती है, ये फंस जाती है। तो इससे क्या होता है, शदीद किस्म का जो है पेन होता है अनटिल के उसकी स्वेलिंग ख़त्म हो और वो नर्व जो है वहाँ से फ्री हो जाए। तो नेक्स्ट वन देखिए, हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास शर्टिका। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास एक नर्व होती है हमारे बॉडी में, उसको हम कहते हैं शर्टिक नर्व। तो वो जो नर्व है वो हमारे पास जो देखें, ये फीट से स्टार्ट होके हमारे वर्टिब्रल कॉलम तक जो है ये आ रही होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि अगर जो है हमने बॉडी की लिफ्टिंग के दौरान या उठते बैठते चलते फिरते या हमने कोई ऐसा एबनॉर्मल पॉस्चर लिया, तो उससे क्या हो जाती है, ये जो नर्व है ये वर्टिब्री के बीच में आके क्या हो जाती है, उसके दरमियान आके प्रेस हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इस नर्व के प्रेस हो जाने की वजह से वो पेन पूरी टांग में पूरी लेग में मूव करता करता पाँव तक मूव करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये फुल जो है ये रेडनेस जो है इसमें स्वेलिंग शो कर रहा है। ठीक है, तो एक तरफ उन्होंने नॉर्मल डिस्क जो की है वर्टिब्री में देखें, ठीक है, नॉर्मल डिस्क है दो वर्टिब्री के दरमियान, और एक हेरिनेटेड डिस्क है। तो जब ये डिस्क जो है अपनी जगह से हटती है तो वो नर्व उसके अंदर दब जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी पेन में जो पूरी लेग में शदीद किस्म का पेन होता है। ठीक है, और जो है ये अनटिल जो है ये इसमें से नर्व रिमूव ना हो तो तब तक जो है ये पेन जो है हमारी बॉडी में कायम रहता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिजीज़ थी इसके हवाले से। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स, कि अगर खुदा न खास्ता कोई हड्डी टूट जाती है तो हम जो है उसको किस तरह रिपेयर कर सकते हैं। तो इस फर्स्ट स्लाइड में देखें आपको बताया गया है कि बोन्स कैन ब्रेक आउट, के हड्डियों की टूटने की वजह क्या हो सकती है, ट्रमा। ठीक है जी, ट्रमा हम कहते हैं किसी किस्म की अगर चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, इंजरी हो जाए, ठीक है ना, कोई ज़ख्मी हो जाए इंसान, या कोई एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है, और उसके बाद एज फैक्टर भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि एज के साथ साथ भी हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हल्की सी चोट लगने से वो टूट जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद ट्विस्टिंग है कि अगर आपने कोई ऐसा बॉडी पोस्चर लिया जिसकी वजह से जो नॉर्मल नहीं था, तो उससे क्या हुआ कि आपकी हड्डी ट्विस्ट हो जाती है या फिर टूट सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है उसके जनरल कॉजेज़ हैं ब्रोकन बोन्स के। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर। तो इसमें हम ट्रीटमेंट किस तरह कर सकते हैं, यहाँ 3 किस्म के स्टेप्स हैं हमारे पास, रिडक्शन, रीअलाइनमेंट और हीलिंग। ठीक है, रिडक्शन तो है ये हमारे पास 2 किस्म की रिडक्शन होती है, इसमें हम ओपन रिडक्शन और क्लोज रिडक्शन
तो रिडक्शन का लफ्ज़ी मतलब होता है हड्डियों का जोड़ लगाना, ठीक है ना, हड्डियों को आपस में जोड़ देना। तो क्लोज रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि इसमें हम जो है किसी किस्म की सर्जरी नहीं करते। तो फिजिशियन जो है वो अपने हाथों से क्या करते हैं, हड्डी को जोड़ देते हैं और उसके ऊपर कोई किस्म का जैसे प्लास्टर चढ़ा देते हैं तो उससे हड्डी जुड़ जाती है। तो दूसरी हमारे पास टाइप होती है रिडक्शन की, ओपन रिडक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बाकायदा सर्जरी की जाती है, ऑपरेट करके जो है हड्डियों को क्या किया जाता है, अपनी जगह पर जोड़ा जाता है और हड्डियों को भी इंटरनली किसी जो है वायर से या किसी पिन के साथ जोड़ दिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो है सर्जरी करके उसको स्टिचेस लगा के बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो दूसरा इसमें हमारे पास टाइप है रीअलाइनमेंट की, ठीक है। तो रीअलाइनमेंट क्या होता है, रीअलाइनमेंट का मतलब होता है सीधा करना। अगर हड्डी ट्विस्ट होगी किसी वजह से तो आप उसको क्या कर सकते हैं, रीअलाइन कर सकते हैं और रीअलाइन करके उसके ऊपर आप प्लास्टर ऐड कर दें तो उससे क्या होगा, कुछ दिनों बाद हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो लास्ट इसमें हमारे पास जो है दैट इज़ हीलिंग, ठीक है। हीलिंग प्रोसीजर कि अगर जो है एक हड्डी टूट गई है, ठीक है, और टोटली वो इमोबिलाइज हो गई है तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है और वो हमारे पास टाइम तकरीबन जो है 8 से 12 वीक का होता है, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्गर प्रोसीजर होता है। तो ऐसी हड्डियाँ जो हमारी वेट बेरिंग है, अगर खुदा न खास्ता वो टूट जाए तो उसका हीलिंग का प्रोसीजर जो है वो बहुत ही लंबा होता है। तो इसमें देखिए हमारे पास जो है 4 हमारे पास फेजेस हैं हीलिंग ऑफ ब्रोकन बोन के। तो फर्स्ट वन हमारे पास है हीमाटोमा फॉर्मेशन, सेकंड इज़ कैलस फॉर्मेशन, नेक्स्ट वन इज़ बोनी कैलस फॉर्मेशन एंड थर्ड वन इज़ रिमॉडलिंग, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हीमाटोमा फॉर्मेशन में सबसे पहले तो ये क्या होता है हमारे पास। तो ये देखिए हम आपके सामने एक डायग्राम है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ हीमाटोमा फॉर्मेशन। तो हीमाटोमा बेसिकली होता क्या है, तो आप देख सकते हैं कि हड्डी के अंदर जो है यहाँ पे एक पिंक कलर का आपको फ्लैश दिखाया गया है, तो इसको हम हीमाटोमा कहते हैं। ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब हड्डी टूटती है तो हड्डी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो इकट्ठा हो जाती हैं, ठीक है। और जो है जब वो इकट्ठी होती हैं तो उसके ऊपर कुछ दिनों बाद जो है ब्लड जो है वो क्लॉट बन जाता है, ब्लड का एक गुच्छा बन जाता है। यूँ समझ लें मास ऑफ ब्लड होता है, जो क्लॉटेड ब्लड होता है वो दरमियान में आके जमा होना शुरू हो जाता है हड्डियों के बीच में। तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हीमाटोमा, ठीक है जी। तो बेसिकली हीमाटोमा क्या होता है, ये हमारे पास टोर्न या जो है ना फ्रैक्चर बोन के फ़ौरन बाद जो है हमारी ब्लड वेसल्स का एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, जम जाना, तो उसको हम नाम देते हैं हीमाटोमा का, ठीक है। तो ये देखिए ये हीमाटोमा फॉर्मेशन एक इब्तदा है कि अब हड्डी जुड़ना शुरू हो गई है, ठीक है। तो सेकंड डायग्राम की तरफ आते हैं हम। तो देखिए इस पे लिखा हुआ है हमारे पास फिब्रो कार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। अब क्या होता है जनाब, अब देखें ये इस पिंक वाले को और इसको अगर हम आपस में कंपैरिजन करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अब ये पिंकिश मास आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया है। तो इसमें देखें अब ये सिर्फ कैलस जो है वो एक्सटर्नल उसमें पोर्शन में आपको नेक्स्ट नज़र आ रहा है न्यू ब्लड वेसल्स और स्पंजी बोन ट्रेबरक्यूलाई, ठीक है, ट्यूबरकुलाई होते हैं हमारे पास। तो इसमें देखें कि इसमें सॉफ्ट कैलस हड्डी के तकरीबन 3 से 4 हफ्तों बाद यानी कि 1 माह बाद जो है उस जो हमारे पास हीमाटोमा बना था उसके अंदर कैलस आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो कैलस बेसिकली क्या होता है हमारे पास, ये कुछ फिब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, हड्डी के सेल्स होते हैं, वो उस फ्रैक्चर जगह पे माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है क्लॉट आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाता है और न्यू ब्लड वेसल जो है इसके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट डायग्राम में बोनी कैलस फॉर्मेशन। तो आप अब यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास बोनी कैलस फॉर्मेशन में कि अब जो है ऑलमोस्ट जो है सॉफ्ट कैलस रिमूव हो चुका है, जिसको यहाँ इस डायग्राम में पर्पल शेड में दिखाया गया था। अब उस सॉफ्ट कैलस की जगह बोनी कैलस ने ले लिया, ठीक है। यानी कि अब बोन में जो है एक हमारे पास पुरानी हड्डियाँ थी, जो मतलब पुरानी हड्डी थी जो एक्चुअल उसकी जो हड्डी टूटी थी वो खड़ी हुई है। अब इसके अंदर जो एक नई हड्डी बनना शुरू हो गई है, तो उस नई हड्डी को हम नाम देते हैं बोनी कैलस का, ठीक है। तो अभी टोटली वो बोन नहीं बनी, अभी बोनी कैलस बनी है, यानी कि बोन के सेल्स यहाँ इकट्ठा होना ऑलमोस्ट इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। तो उसके अलावा देखें यहाँ पे ब्लड वेसल्स आपको शो की गई हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है अबाउट जो है 2 to 3 मंथ तक रहता है, ठीक है। तो लास्ट अब आप देख सकते हैं कि ये लास्ट हमारे पास है बोन रिमॉडलिंग, ठीक है। तो अब आप देखें ये हमारे पास बिल्कुल बोन जो है रिपेयर होकर सामने आ गई है। टोटल जो है हमारे पास कैलस रिमूव हो चुका था, चाहे वो बोनी कैलस था चाहे सॉफ्ट कैलस था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब दोनों हड्डियाँ जो हैं वो बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस क्या हो गई हैं, आपस में जुड़ गई हैं और ये जो आपके अंदर ये जो आपको ब्लड वेसल नज़र आ रही हैं ये अब नॉर्मल ब्लड वेसल है। इसका मतलब ये है कि बॉडी की हड्डी ने जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये तकरीबन जो है एक हड्डी को रिपेयर होने में 3 मंथ लगते हैं। और अगर कोई ये हड्डियाँ जो है मिसाल के तौर पे अगर कोई लॉन्ग हड्डियाँ हैं तो जैसे हमारी लेग्स में हैं या आर्म में हैं तो उसको 6 माह भी लग सकते हैं। लेकिन जो है प्रोसीजर सबका यही सेम है, यही 4 स्टेप हैं।
तो इसमें इनकी ड्यूरेशन का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जो है फेज यही सेम है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, बट मेक श्योर कि जो लिंक दिया गया है आपको कमेंट बॉक्स में, आप उसके अंदर अपनी अटेंडेंस को इंश्योर कराएं। थैंक यू सो मच।